हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल में क्लास 6 की हमने स्टार्ट किया है, क्लास 6 से, और आगे भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, भारत की भौगोलिक विविधता। इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। देखिए, हमने इसमें उसे मैप के माध्यम से नहीं देखा था। भारत को हमने क्या किया था, भारत को हमने 5 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो उन जो क्षेत्र हैं उनको हम क्या करते हैं, भारत के जो 5 भौगोलिक क्षेत्र हैं इनको हम मानचित्र मैप की सहायता से देखते हैं। देखिए क्या है, ज्योग्राफी मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर इस हमने क्या देखा था, हिमालय के बारे में देखा था, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, लघु हिमालय, वृहद हिमालय और, है ना। तो उसी प्रकार से हमने हिमालय की 3 श्रेणियां देखी थी। फिर हमने जो पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा क्या, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र हमारा कहाँ हो जाएगा, उत्तर की तरफ। देखिए यहाँ पर भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर भी दिख रहे हैं। यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट है, उन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर भी गारो, खासी, जयंतिया, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए गंगा और सिंधु का मैदान। तो ये दिख रहा है हमें, जो गंगा और सिंधु नदी के द्वारा जो मैदान निर्मित किया जाता है वो वाला पार्ट यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट वाला पार्ट। तो डेजर्ट वाला पार्ट हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये डेजर्ट वाला पार्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप। दक्षिणी प्रायद्वीप किसे कहा जाता है भारत में, ये देखिए, ये जो पूरा ग्रीन से दिख रहा है ना, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये जो ऐसे त्रिभुजाकार आकार दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्या, ये जो पूरा क्षेत्र है इसे कहते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप। और एक हमारा बचता है क्या, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में हम क्या देख सकते हैं, लक्षद्वीप आ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने इन 5 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा तो की थी, लेकिन हमने मैप में नहीं समझा था उसको, है ना। तो जब हम किसी चीज को मैप में समझ लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आई होप अब आपको ये जो 5 भौगोलिक क्षेत्र हैं ये क्लियर हो गए होंगे। जो हमने प्रीवियस वीडियो कवर किया था उसमें हमने महान जो पर्वतीय क्षेत्र है वो गंगा और सिंधु का मैदान, ये दो हमने जो पार्ट थे कवर किए थे। फिर उसमें हमने देखा था कि महान पर्वतीय क्षेत्र में भी हमने यहाँ क्या देखा था, लद्दाख के बारे में देखा था। लद्दाख क्या है, एक शीत मरुस्थल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेजर्ट तो है, लेकिन ये कैसा है, ये मरुस्थल तो है ये वाला लद्दाख, लेकिन ये कैसा है, शीत मरुस्थल। तो जो मरुस्थल वाला टॉपिक है उसमें को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा रहेगा शीत मरुस्थल और दूसरा जो हम यहाँ पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स। अब हम देखते हैं गंगा के मैदान के बारे में। ठीक है, कि गंगा के मैदान क्या है, गंगा नदी का कैसे निकलती है ना, कैसे इसका उद्गम होता है। हिमालय से दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदान में हम क्या करते हैं, अब पहुंचते हैं। ठीक है, हिमालय से ये नदी कहाँ निकलती है, हिमालय से निकलती है। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो भारत का इस तरीके का मैप है, तो यहाँ हमने हिमालय की श्रेणियां देखी थी। तो यहाँ से ये नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ, मतलब इस तरीके से ये ऐसे फ्लोट होती है। ठीक है, ऐसे फ्लो होती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब इतिहास में और सभ्यता के, जैसे देखिए सभ्यता की बात क्यों हो रही, क्योंकि हमने ये देखा था क्लास 6 में, हमने ये पढ़ा है कि जो सभ्यताएं हैं उनका ज्यादातर विकास कहाँ हुआ है, नदियों के किनारे ही हुआ है। ठीक है, जहां पर बहुत क्योंकि क्या है, नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। ठीक है, और जहां पे भी नदियां प्रवाहित होती वहां की भूमि को भी वो कैसा बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतिहास और सभ्यता का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है।
इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां क्या करती हैं, पोषित करती हैं। इसका मतलब ये है कि हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो क्या करती हैं, जो गंगा के मैदान हैं उन मैदानों को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देती। क्योंकि क्या होता है, जब मिट्टियां कट छट कर आती है ना, तो बहुत सारे पर्वतों से वो ऐसे, जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके के पर्वत है, तो वो बहुत सारे पर्वतों से क्या होती है, टकराती हैं। और जब टकराती हैं तो उनसे खनिज पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारी उपजाऊ चीजें आती हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। जीवन रेखा की तरह काम करती हैं ये नदियां। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली अपनी सहायक नदियों के व्यापक जाल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करती है। देखिए मतलब क्या है, जो सिंधु नदी है, जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदियां क्या करती हैं, अपनी सहायक नदी, सहायक नदी का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं जिसे। एक मुख्य नदी ऐसी बह रही है, इसके साथ अगर मान लीजिए एक रिवर यहां से आके मिल गई, एक रिवर यहां से आके मिल गई, एक यहां से मिल रही है और एक यहां से मिल रही, तो ये मतलब क्या, जो ये वाली रिवर दिख रही है ना, ये वाली, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सहायक नदी। और मुख्य नदी कौन सी है, ये वाली मुख्य नदी हो गई। ठीक है, तो क्या है, जो ये तीनों नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये क्या करती हैं, अपनी सहायक नदियों के साथ बहुत, मतलब बोलना चाहिए बहुत उपजाऊ खनिजों को लेकर आती है, मतलब खनिजों को लेकर आती है, जिससे वहां की जो मैदान है, जो मिट्टी है, वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। और वो क्षेत्र कैसा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है खनिज पदार्थों की दृष्टि से, जिससे ये क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है और कृषि के लिए क्या बन जाता है, आदर्श बन जाता है। देखिए कृषि के लिए तो क्या जरूरी है, कृषि के लिए सबसे पहले जरूरी है उपजाऊ भूमि का होना, है ना। अगर आप कितने ही बीज डाल दीजिए, कितने ही पानी डाल दीजिए, सिंचाई कर दीजिए, लेकिन अगर आपकी जो भूमि है अगर वही उपजाऊ नहीं है, तो इन सब चीजों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भूमि का उपजाऊ होना। अगर भूमि उपजाऊ है तो आप मतलब अच्छे बीज डालेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो ये नदियां हैं, ये क्षेत्र को कैसा बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं। अब हम देखते हैं आगे, नदियां अपने साथ अनेक खनिज लाती हैं जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, और प्रचुर मात्रा में कृषि क्या होती है, संभव हो जाती है ना। यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, कृषि पैदावार हमें देखने को मिलती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी क्या है, एक स्रोत है। देखिए क्या होता है, नदियों से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि ऊपर, बहुत ऊपर से जब नदियों का पानी गिरता है तो उससे क्या होता है, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो यही टॉप पॉइंट है ये। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में रहता है। देखिए जब हमने पर्वतीय क्षेत्रों की बात की थी, लघु बृहद हिमालय की, तो वहां हमने क्या देखा था कि वो वर्ष भर कैसा रहता है, हिम से ढका हुआ रहता है। तो देखिए जब हिम से ढका हुआ रहता है तो यहाँ पर लोगों का निवास कैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे ही, और क्या करेंगे, खेती का काम भी करेंगे। तो गंगा के मैदान को उपजाऊ कौन बनाता है, यहाँ से बहने वाली नदियां, जो कहां से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। देखिए यहाँ हमें कुछ इमेज के माध्यम से बताया गया है कि मैदान में आधुनिक कृषि पद्धतियां, पहले क्या होता था, कृषि के लिए कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती थी, पुरानी पद्धतियां अपनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में कैसी कृषि अपनाई जाती, कैसी कृषि पद्धतियां, आधुनिक कृषि पद्धतियां, मतलब जो नए नए तौर तरीके हैं उन्हें अपनाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो पैदावार है, जो मतलब बोलना चाहिए जो फसलें हैं वो क्या होती हैं, बढ़ गई हैं, पैदावार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर सेकंड है दिल्ली का हवाई दृश्य, जिससे में ऊपर दाईं ओर यमुना नदी क्या हो रही है, दिख रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। यमुना नदी का ऊपर से ड्रोन की सहायता से जो चित्र लिया जाता है, या फिर बोलना चाहिए ये ड्रोन की सहायता से तो इतना व्यापक चित्र शायद ही आ पाए। ये क्या है, जो स्टेशन होते हैं ना, जो ऊपर अंतरिक्ष में हमें स्थापित करते हैं, उनकी सहायता से ये चित्र लिया गया है। हवाई दृश्य है तो मतलब ये क्या है, ऊपर से ही लिया गया होगा। उत्तर प्रदेश में बहुफसली कृषि, बहुफसली का मतलब क्या होता है, देखिए अब ये हम देखते हैं, एक साथ बहुत सारी फसलों की पैदावार करना। ठीक है, मतलब दो फसलों को एक साथ लगा देना, गेहूं के साथ सरसों लगा देना, तो ये क्या होती है, बहुफसली कृषि होती है। पश्चिम बंगाल में धान के खेतों में काम करती हुई ग्रामीण महिलाएं, क्या है, देखिए धान के खेत में क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो धान उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पैदावार होती है धान की, जहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो क्या है कि जहां उपजाऊ भूमि होगी, जहां से नदियां प्रवाहित हो रही, तो वहां धान की खेती आसानी से हो जाएगी। तो ये सभी हमें चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है।
और देखिए हम क्या है, जो गंगा नदी है इसका सिर्फ मतलब सिर्फ ये कृषि भूमि को उपजाऊ कर रही है, ये तो एक पॉइंट है, लेकिन इसके साथ में और किस चीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसको भी हम देखेंगे। भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। मतलब क्या है, नदियों के माध्यम से परिवहन तंत्र का भी विकास हुआ है। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही को क्या करते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। देखिए पहले सड़कें नहीं थी तो लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, या खुद भी एक जगह से दूसरे जाने में सालों का समय लग जाता था, वर्षों बीत जाते थे व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लेकिन सड़क रेलवे तंत्र के माध्यम से ये क्या हो गया, बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए जो ये नदियां हैं ये मैदानों को तो उपजाऊ बना ही रही हैं, साथ में क्या है, इनका उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए, मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोर्ट करने के लिए भी नदियों का प्रयोग किया जाता है। नदियों पर बड़े बड़े जहाज लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रेलवे इसको पटरी तो आपने देखी ही होगी, है ना, कि कैसे हम रेलवे पटरी पर जो रेल होती है वो दौड़ती है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी सुविधा से ले जा लेती है। और देखिए ये क्या है, एक जहाज जैसा दिख रहा है, ये क्या है, गंगा के मैदानों में परिवहन के विविध साधन है। ये क्या करते हैं, देखिए लोगों को तो ले जा लेते हैं, ले जाते ही हैं, साथ में हम जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनके माध्यम से हम सामान को भी आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारा व्यापार है वो बहुत ही मतलब बोलना चाहिए आसान हो गया है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी का जो उपग्रह से लिया गया चित्र है, देखिए इतना सुंदर सा प्यारा सा ये फोटो दिख रहा है, गंगा के मैदान का उपग्रह द्वारा लिया गया ये चित्र है ना। तो इसमें क्या है, गंगा नदी का कहाँ से चित्र लिया गया है, गंगा के मैदान का उपग्रह से ऊपर से लिया गया जो चित्र है, तो कितना क्लियर और स्पष्ट दिख रहा है हमें और बहुत सुंदर भी दिख रहा है। अपनी प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि गंगा के मैदान किस प्रकार से उपजाऊ होते हैं, कौन कौन सी नदियां और कहां से निकलती हैं वो आती हैं, और किस प्रकार से गंगा के मैदान को उपजाऊ बना देती हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो ये नदियां हैं, इन नदियों का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं है, मतलब इनकी ये विशेष इसलिए नहीं है कि ये हमारे क्या करती है, हमारे जो मैदान है मैदानों को क्या बना रही हैं, ये उपजाऊ, ये तो इनकी एक विशेषता है ही कि ये हमारे मैदानों को उपजाऊ बना रही हैं। इसके साथ में ये क्या करती हैं, इन नदियों का प्रयोग परिवहन के लिए, ठीक है, इसके लिए भी किया जाता है, जिससे व्यापार बहुत ही सुगम हो गया। अब हम देखते हैं कि विशाल भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, अभी हमने एक शीत मरुस्थल देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी क्लास 7 की फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने ये देखा था। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, थार मरुस्थल के बारे में। देखिए क्या है, यह क्षेत्र थार मरुस्थल है, सुनहरी रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार, जहाँ क्या है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान हमें देखने को मिलता है। देखिए रेगिस्तान में जो हमें थार मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सुनहरी रेत के टीले, मतलब जो रेत है उनके टीले देखने को मिलेंगे। बहुत विशाल विस्तार, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत दूर दूर तक हमें क्या देखने को मिलती है, रेत देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को क्या करती है, स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। मतलब देखिए क्या है, रेत के छोटे 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 बारीक ऐसे टीले बिखरे हुए, मतलब जो मतलब बोलना चाहिए रेत के जो कण हैं वो बिखरे हुए हैं। अब क्या है, अब यहाँ से अगर मान लीजिए हवा आ रही है ऐसे, तो ये क्या करेगी, बहुत तेज हवा आ रही है, तो ये क्या करेगी, इन जो कण है, रेत के जो कण है, इनको एक दिशा में बहाकर लेके जाएगी, है ना, और क्या होगा, इस तरीके की कोई टीले जैसी आकृति बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं, इतनी भी इनकी ऊंचाई हो जाती है। देखिए तो ये हम एक देख ले रहे हैं कि ये क्या है, देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से, ये देखिए ये रेत के टीले बने हुए हैं ना, और क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, और दूर दूर तक हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, सिर्फ रेत ही रेत दिख रही है। थार मरुस्थल के रेत के टीलों में एक यात्री, ठीक है, ये यात्री घूमने के लिए गया होगा या किस लिए गया पता नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस दिशा से हवा बहकर आती है रेत के कणों को बहाकर ले जाती है और रेत के टीले बना देती है। देखिए ये हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, जैसलमेर को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी, जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है।
ठीक है। थार मरुस्थल के ये मध्य में स्थित है। जैसलमेर का किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसको यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बहुत सुंदर सा किला दिख रहा है हमें, और जैसलमेर हमने क्या कहा है, स्वर्ण नगरी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका विस्तार कहां तक है। तो थार मरुस्थल क्या है, एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। शुष्क मतलब सूखा सा क्षेत्र है ना। अब रेत है यहाँ पर तो सूखा क्षेत्र हो गई। इसका अधिकांश भाग भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये 4 राज्यों में यहाँ कहाँ इसका विस्तार देखने को मिलता है था। देखिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें क्या है, जो मतलब ऐसी कोई भी लाइन नहीं थी जिसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो इसीलिए मतलब जो चैप्टर है वो चैप्टर थोड़ा वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन हमें हर एक चीज को समझ के चलना है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। जो क्या करते हैं, जो मानव और पशु के आवागमन को बाधित करता है। मतलब क्या हुआ इसका, हम ये समझते हैं कि मरुस्थल क्या करते हैं, मरुस्थल में बहुत ही देखिए कठोर परिस्थितियां, पानी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रही है, और अगर जैसे मान लीजिए तेज हवा चली तो मतलब इतने तेज रेत के तूफान आ जाते हैं कि वो लोगों को परेशान कर देते हैं। तो मानव और पशु के आवागमन, आवागमन मतलब आने जाने को क्या करते हैं, ये बाधित करते हैं। क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान, दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रातें बहुत अधिक ठंडी होती है। अब व्यक्ति रहे तो रहे कब, दिन भी बहुत गर्म और रातें भी बहुत ठंडी, और जल की उपलब्धता का अभाव। ठीक है, जल तो यहाँ पर बोलना चाहिए कि बहुत ही कम, मुश्किल से मिल जाए, तो आप अपना ही जल लेकर जाएं, तो ये ऐसा रहता है कि आपके पास अगर पानी है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप वहां पे प्यासे भी रह जाएंगे तो आपको पानी मुश्किल से ही बहुत मुश्किल है कि पानी मिल पाए। कि जल की उपलब्धता का भी यहाँ पर क्या होता है, अभाव देखने को मिलता है। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहां की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कहीं निवास कर रहा है तो यह आवश्यक होता है कि वो व्यक्ति उस स्थान के अनुरूप अपने आप को ढाल ले। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र पर रहता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए मैदानी क्षेत्र में रहता है तो उसका, देखिए हमने ये 6th क्लास में ये बहुत अच्छे से सोशल साइंस में पढ़ा था कि जो ये जो बोलना चाहिए, जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा, जो क्षेत्र है वहां का बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं वहां के व्यवसाय को, वहां के लोगों के जीवन को। मतलब जिस तरीके का, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां के लोगों का व्यवसाय उस प्रकार का होगा, अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहां के लोग क्या करेंगे, कृषि को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, फिर यह क्या है, इनका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। मतलब अनुकूल तो करना ही पड़ेगा कि जैसे उनका खाना पीना है वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। वेशभूषा, जो उनके पहनने, देखिए जो कपड़े हम पहनते हैं ना, आज तो ऐसा है कि चलो किसी ने भी कुछ भी पहन लिया, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जैसी स्थिति है मतलब उसके अकॉर्डिंग लोग क्या करते थे, कपड़े पहनते थे। कि अगर जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड है, देखिए अभी भी हमें ये देखने को मिलता है, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो आप बाहर सभी को देखेंगे सभी स्वेटर पहने रहे होंगे, है ना। कोई विरला ही बंदा आपको ऐसा मिलेगा कि जिसने स्वेटर नहीं पहना होगा, लेकिन सभी क्या करते हैं, सभी स्वेटर पहने रहते हैं। खान पान, अगर हम किसी ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं तो क्या होता है, आवश्यक हो जाता है कि हम मांस का मतलब सेवन करें, है ना। अगर हम किसी ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो मसालों का, मांस का ये आवश्यक हो जाता है। तो ये उस क्षेत्र के हिसाब से ये ठीक है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये देखिए क्या है कि जल की समस्या है यहाँ पर। तो क्या है, घर से दूर जल स्रोतों से जल लाती हुई महिलाएं, मतलब बहुत दूर दूर से जल लाना पड़ता है। एक ग्राम में वर्षा जल संचयन की, क्या है ये, वर्षा जल संचयन की संरचना, मतलब जो क्या है कि जो वर्षा का जल है उसको क्या कर दिया गया, स्टोर कर लिया गया है। और ये क्या करती हैं महिलाएं, जब उनको जरूरत होती है तो बहुत दूर दूर से पानी लेकर जाती हैं। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्रायः अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए जो जल हमें घर के नलों में आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, वही उसी जल के लिए लोगों को देखिए कितना परेशान होना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए बोलते हैं कि पानी अनमोल है, इसकी हमें क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। जल ही जीवन है।
इसीलिए पानी को वेस्ट ना करें। इसीलिए बर्तनों को स्वच्छ रखने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत में तब तक रगड़ा जाए जब तक कि वो साफ ना हो जाए। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। देखिए अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन का हमने, जैसे अगर मान लीजिए पानी, हमने कपड़े वॉश किए हैं, वॉशिंग मशीन का अगर पानी निकला है तो उस पानी को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। या हमने बर्तन धोए हैं और बर्तन धोने के बाद जो पानी बचा है वो हमें गंदा दिखता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहली बात तो ये कि अगर बर्तन ये साफ कर रहे हैं तो बर्तन कैसे, पहले रेत से उसको बहुत देर तक साफ करेंगे जब तक वो साफ ना हो जाए। जैसे ही वो साफ होगा तो उसको थोड़ा सा पानी लेकर क्या करेंगे, फिर धोएंगे। और एक क्या करेंगे, जो पानी बच रहा है बर्तन धोने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको भी पौधों को सींचने में उपयोग कर ले रहे हैं। मतलब पानी को कहीं से भी ये वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो चीज मुश्किल से मिलती है ना, व्यक्ति उसकी कद्र बहुत ज्यादा करता है। हमने तो ऐसा है कि हमने नल खोला और हमें पानी मिल गया, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी का उतना मतलब उतना वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों से पूछिए कि मतलब इन लोगों को पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम भी पानी की कद्र करें। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। देखिए वही बात लिखी है कि उन लोगों को भी याद करें। देखिए कितनी मुश्किल से ये लोग पानी लेकर जा रहे हैं। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों, जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित है, के लिए भी प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रह विधियों वर्षा के जल को प्रायः पीने के उद्देश्य से क्या करते हैं, संचयित करते हैं। वर्षा के जल को क्या करते हैं, संचयित करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अरावली की पहाड़ियाँ। ये अरावली की पहाड़ियाँ क्या है, इसके बारे में तो हम मतलब इस क्लास में चर्चा करेंगे ही। अभी आपने शायद सुना हो यहाँ पर कि एक आंदोलन चल रहा था। क्या आंदोलन था, आंदोलन का नाम था अरावली बचाओ। तो क्या आंदोलन था, ये आंदोलन देखिए क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये करंट का मुद्दा है। इसमें क्या है, देखिए नागरिकों के द्वारा चलाया गया ये एक आंदोलन था। ठीक है। क्यों चलाया गया था, इसका कारण क्या था, जो भारत की प्राचीन, ये क्या है, प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको किससे, खनन से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खनन के मतलब खनन करने के आदेश दे दिए गए थे। और बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जैसे कि प्रदूषण, देखिए खनन होगा तो क्या होगा, प्रदूषण भी होगा। और क्या होगा, जो विनाश है उससे बचाने के लिए नागरिकों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया अरावली बचाओ। अभी हम दिल्ली की स्थिति वर्तमान में अभी देख ही रहे हैं कि कितना प्रदूषण वहां पर फैल रहा है। तो उसके लिए हमें इस तरीके की मतलब जो इनका विरोध तो हमें करना ही चाहिए कि जो हमारी पर्यावरण है, प्रकृति है, उससे हमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम बहुत छेड़छाड़ करते ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर खनन करना चाहिए या प्रदूषण करना चाहिए। तो नागरिकों के द्वारा यहाँ पर क्या है, एक आंदोलन चलाया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया अरावली बचाओ। अब हम देखते हैं अरावली की पहाड़ियां। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, उसका नाम क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो लगभग कितनी वर्ष पुरानी है, लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। देखिए जब हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि यहाँ पर सालों की बात नहीं होती, यहाँ पर लाखों, करोड़ों और अरबों सालों की बात होती है। तो वैसे ही क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग कितनी है, 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। देखिए ऊंची ऊंची चोटियां या पहाड़ियां होती हैं तो वो किस लिए, वर्षा के लिए भी सहायक होती है ना। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू। देखिए ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, तो आपको हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है और याद भी रखना है। जो अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ही ऊंची हैं। हमने देखा था 8,000 क्या, 8,000 क्या था, हिमालय के बारे में हमने देखा था। और अगर आपको उसके बारे में अच्छे से समझना है कि 8,000 क्या है, तो आप उसमें क्या है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो क्लास 7 का फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था। तो माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं कि अरावली का एक भाग इस श्रृंखला से आगे थार मरुस्थल आरंभ होता है। अंतरिक्ष से दिखने वाली अरावली का एक भाग, ये देखिए ये दाएं में दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है। और यहाँ पर बाएं में क्या दिख रहा है कि इस पर्वत श्रृंखला के आगे क्या स्टार्ट होता है, थार का मरुस्थल आरंभ हो जाता है, थार मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है।
अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। भारत का जो उत्तर देखिए, जो भारत का अगर जैसे हम ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या है, उत्तर, यहाँ दक्षिण, ठीक है, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भारत का, इसमें क्या है, इस भूभाग को क्या करती है, आकार देने में और यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। मतलब क्या करती, देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है, और इस पर अगर हम कुछ छेड़छाड़ का काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आंदोलन तो होना ही चाहिए। मरुस्थल का क्या करती है, ये जो थार, देखिए अरावली, अगर जैसे मान लीजिए हम इसमें इमेज के माध्यम से देखते हैं, ये जो दिख रही है अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ किला यहाँ पर हमें दिख रहा है। ये क्या है, कुंभलगढ़ किला है जो अरावली से घिरा हुआ है। ये जो पर्वत श्रृंखला है, हम इस पॉइंट को देख रहे थे कि ये पर्वत श्रृंखला क्या करती है, मरुस्थल का विस्तार होने से रोक रही है। अगर देखिए मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाएगा तो व्यक्ति जीवन यापन कैसे करेगा। तो ये क्या करती है, एक प्राकृतिक प्राचीर है, मतलब बोलना चाहिए प्राकृतिक रूप से बनाई गई एक दीवार है। तो क्यों भाई इससे छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको जैसी है वैसे ही रहने दो ना। अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ किला, पहाड़ियों में स्थित यह स्थान शत्रुओं को रोकने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। इतिहास की दृष्टि से ये जो कुंभलगढ़ का किला है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब आगे हम देखते हैं क्या है, संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण कार्यों को आकर्षित किया है। मतलब क्या है, यहाँ पर ये बात तो है कि जो बोलना चाहिए कि खनिज पदार्थ है वो प्रचुर मात्रा में, संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे खनिज पदार्थ यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारत विश्व में कैसा था, अग्रणी था। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकाला जाता था, जस्ता निकाला जाता था। ठीक है, जस्ता और तांबा दोनों साथ में मिलते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अरावली के बारे में, थार के मरुस्थल के बारे में, और इसके पहले हमने देखा गंगा के मैदान के बारे में। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। पठार क्या होता है, देखिए ये हमने देखा था, हमने क्लास 6 में अच्छे से समझा है कि पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, है ना। पर्वत देखिए ऐसा होता है, अगर आपको याद नहीं है तो बता दिया जाए कि बता देते कि पर्वत क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। पठार क्या होते हैं, पर्वतों से थोड़े कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर की भूमि कैसी होती है, समतल होती है। ठीक है, तो पठार क्या है, पठार का आप समझ गए होंगे कि ये हमने पढ़ा तो है वैसे, लेकिन शायद अगर आपको याद ना हो। देखिए ऐसा नहीं है, हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है कि सिर्फ हमें मार्क्स लेके आने, हमने ले आए कितने, 100 में से हमने ले आए 90। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर हमसे कोई कुछ पूछ रहा है तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि पठार क्या हो रहा है, तो आपके जो ये 90 मार्क्स है ना, ये कोई मतलब के नहीं है। आपको इन 90 मार्क्स के साथ में क्या है, मार्क्स तो लाने ही है, साथ में क्या करना है, आपको नॉलेज भी गेन करना है। ठीक है, ऐसा रट्टू तोता बन के आपको काम नहीं करना है। तो मार्क्स तो जरूरी है, लेकिन मार्क्स से ज्यादा जरूरी है नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज गेन करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मार्क्स तो अपने आप आ ही जाएंगे। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। पठार आप समझ गए होंगे, अब आगे देखते हैं हम। भारत में अनेक पठार हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और सबसे महत्वपूर्ण पठार कौन सा है, देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। त्रिकोणी मतलब क्या बोलना चाहिए, क्यों बोल रहे हैं, 3 कोनों वाला। त्रिकोण मतलब कैसा होता है, त्रिकोण मतलब जिसके 3 कोने हों, इस तरीके का, है ना। अब ये शेप हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, क्यों त्रिकोणी यहाँ पर कहा गया है। ये बहुत ही कैसी है, पुरानी भूमि संरचना है। देखिए अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप, पहले हम प्रायद्वीप, पठार तो हमने समझ लिया, लेकिन प्रायद्वीप नहीं समझा। प्रायद्वीप क्या है, देखिए 3 ओर से जो क्या हो, 3 ओर से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, देखिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत की देखिए, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक मैप देखा था, तो मैप में मैंने ऐसा बताया था कि इस तरीके की कुछ संरचना हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर त्रिकोणी प्रायद्वीपी क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए ये त्रिकोण जैसा शेप यहाँ पर बन रहा है। जो भारत का दक्षिणी वाला है, यहाँ पर हमें कैसा देखने को मिल रहा है, त्रिकोणी क्षेत्र हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। 3 ओर से क्या है, ये एक ओर से देखिए क्या है, अरब सागर से, दूसरी ओर से बंगाल की खाड़ी से, इस ओर से देखिए यहाँ पर क्या है, अरब सागर।
यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे साइड में क्या है, हिंद महासागर। नीचे साइड में क्या है, हिंद, यहाँ लिख देते हैं हिंद महासागर। तो देखिए ये तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, ऐसे क्षेत्र को जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा पठार क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, और इसे त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यह पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। मतलब देखिए इस तरीके का, अगर जैसे ये दिख रहा है तो ये वाला जो भाग है इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पूर्वी घाट, और ये वाला क्या है, ये वाला है पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं और प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। जो पश्चिमी घाट है ना, ये क्या है, बहुत अधिक ऊंचे ऊंचे हैं, और क्या है, दीवार की जैसे, प्राचीर मतलब दीवार के जैसे, ये क्या है, पश्चिमी तट, ये पश्चिमी जो तट है इसके ये वाला जो क्षेत्र है इसके साथ में क्या है, फैले हुए हैं, जो इसका विस्तार है। यहाँ कई सुंदर झरने हैं जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी मतलब बोलना चाहिए खड़ी ढालों पर बहते हैं, बालों नहीं, यहाँ पर क्या है, ढालों पर बहते हैं। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कैसे हैं, निम्न है। देखिए यहाँ पर हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अंतर देखने को मिल रहा है कि पूर्वी घाट क्या है, थोड़े छोटे हैं, छोटे पर्वत खंडों में विभाजित हैं जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। अब ये जो पूर्वी घाट है ये पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, दक्कन प्लेटियो, दक्कन का पठार कहा जाता है, वो देखने को मिलता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब जैसे ये पठार है तो इस साइड से इस साइड की ओर, इस साइड की ओर प्रवाहित होती कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है और लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं। एक एक लाइन, एक एक बोलना चाहिए, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने ये अभी नहीं पढ़ा ना तो आपको यही बेसिक बना के आगे चल के पढ़ा दिया जाता है। अगर आप यहाँ इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो यही एग्जाम्स के जो आगे आगे हम एग्जाम फेस करते हैं यही उनका बेसिक है। ठीक है, यही बेस है। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं और यह क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। मतलब बहुत सारी वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं और जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि सह्याद्री है, सह्याद्री क्या है, तो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या समझा है और आपको किस तरीके से और याद करने की जरूरत है। तो सह्याद्री क्या है, आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है, मतलब ये जो पश्चिमी भाग है इसका जो ऊपर वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यह पठार खनिजों, वनों तथा उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। जाहिर सी बात है कि भाई क्या है, यहाँ पर नदियां प्रवाहित हो रही तो उपजाऊ भूमि तो होगी ही, जैव विविधता परिपूर्ण है तो वन भी होंगे और खनिज भी होंगे, जो इस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इस पठार आगे क्या है, इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, फिर इसीलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां, मतलब पठार का जो ढाल है वो किस ओर है, पश्चिम से। मतलब ये देखिए ये इस तरीके का ये पठार है, इसका ढाल किस तरीके का है, ढाल इस साइड को है, तो इसीलिए जिस साइड ढाल होगी नदियां उसी साइड प्रवाहित होंगी। इसीलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की ओर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और महानदी यहाँ से क्या होती है, उद्गम, मतलब यहाँ से निकलती हैं और इस साइड बंगाल की खाड़ी में इनका क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है ना, तो वहां उनका समागम हो जाता है, जो कृषि, उद्योग और पनबिजली के लिए जल उत्पादन करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। देखिए जो इस साइड जो बह रही है वो नदियां कौन कौन सी हमने देखी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो ढाल के विपरीत दिशा में बहती हैं, वो कौन कौन सी हैं, ऐसी बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और कहाँ जाकर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं।
ठीक है। आई होप अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैप के माध्यम से हम समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। भारत के पठारों में क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर जलप्रपात भी हैं। भारत के पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात भी हैं, क्योंकि यह नदियां आसमान और चट्टानी सतहों पर असमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो नदियां हैं वो बहुत ऊपर से गिरती हैं, तो वो क्या करती हैं, जलप्रपात बना लेती हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में भी सहायता करते हैं, और इसके साथ में सिंचाई में तो सहायता हो ही जाती है। देखिए ये क्या है, पेरिया कानल मुन्नार केरल के समीप स्थित पावर हाउस जलप्रपात है। ये क्या है, देखिए ये जो जलप्रपात है ऊपर से, बहुत ऊपर से पानी प्रवाहित होता है, तो इससे क्या होता है, टरबाइन घूमती है और क्या होता है, जल विद्युत का भी निर्माण होता है, और सुंदर भी लगते हैं देखने में, तो पर्यटकों को भी आकर्षित ये करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट में सिंह के समान पूंछ वाला वानर मकाक, क्या कहा जाता है, मकाक क्या है, पश्चिमी घाट में सिंह के समान पूंछ वाला वानर। पश्चिमी घाट में किंग कोबरा, पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला कीट भक्षी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है। यह चिपचिपे जाल का प्रयोग कर छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ता है और उन्हें खा जाता है। पठारी क्षेत्र की कोयले की खदानें, यह मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिमी घाट में जो जैव विविधता हमने देखा था, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर कीट पतंगे पशु पक्षी ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिमी तट पर स्थित भारत का वित्तीय केंद्र क्या है, मुंबई, है ना। मुंबई मेरी, ये है मुंबई मेरी जान, है ना बोलते हैं ना, तो वही क्या है कि पश्चिमी तट पर स्थित है भारत का ये क्षेत्र। अब देखते हैं हम भारत की अद्वितीय तट रेखाएं। तट रेखाओं के अभी जो हमने देखा था कि पश्चिमी घाट वाला जो पॉइंट हमने देखा वो कवर हो गया है ना, और पूर्वी घाट वाला जो देखा वो भी कवर हो गया है। अब हम देखते हैं कि भारत की तट रेखा क्या है। भारत की तट रेखा पर अनेक सुंदर तट, कौन कौन से, पुलिन, चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों पर सुनहरी रेत पाई जाती है और कुछ पर काली शैलें या काली शैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां, ये क्या है, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है, कोरल रीफ, जो कई द्वीप जो घने जंगलों के तट पर बहुत ही विस्मयकारी, मतलब क्या है, देखिए मतलब इसका यह है कि जो तट रेखा है इस पर अनेक बहुत सुंदर तट भी पाए जाते हैं, और इन द्वीपों पर क्या है, ये प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ है। ठीक है, प्रवाल भित्तियां क्या है, प्रवाल भित्तियां हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। भारतीय तट रेखा कितनी है, 7,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है ना। जो भारत की तट रेखा है वो कितनी है, 7,500 किलोमीटर, याद रखना है बिल्कुल इस पॉइंट को। अब हम देखते हैं कि भारत का पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट मतलब देखिए ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके बारे में हम देखते हैं कि भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर, अगर यहाँ गुजरात है अगर मान लिया हमने, तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरता है। ये जो तीनों स्टेट है ये इसी पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहाना का एस्चुरी, ये क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ की जो अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। अब हम देखते हैं यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा अब हम देखते हैं पूर्वी तट क्या होता है। देखिए दो शब्द हमने यूज किया है, एक तट और दूसरा क्या होता है, घाट, है ना। पूर्वी तट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट। तो पहले हम जो ये पूर्वी तट और पूर्वी घाट है इसके बीच में अगर अंतर को समझ लेंगे तो हमारा क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए पूर्वी तट क्या होता है, पूर्वी तट होता है समुद्र के किनारे का समतल मैदान। समुद्र के जो किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे का क्या होगा, समतल, समुद्र के किनारे का समतल मैदान जो होगा, ठीक है, जो समुद्र के किनारे होंगे उसके किनारे में जो समतल मैदान होगा, है ना, अगर पूर्व की तरफ होगा तो उसे पूर्वी तट कहा जाएगा, और अगर पश्चिम की तरफ होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पश्चिमी तट कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि पूर्वी घाट क्या होते हैं। तो पूर्वी घाट क्या होते हैं, अंदर की ओर स्थित, जैसे देखिए ये क्या है, ये हमें भारत का जो हमने देखा कि ये क्या है, त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार जो है, तो यह अंदर की ओर जो ये दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इस जो क्षेत्र है अंदर की ओर जो
जो पहाड़ी है, पहाड़ी श्रेणी है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? पूर्वी घाट। ठीक है, तो आपको पूर्वी घाट, और अगर पश्चिम की तरफ होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पश्चिमी घाट। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ क्या है? अरब सागर, यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, और यहाँ क्या है? हिंद महासागर। तीन ओर से घिरा होने के कारण इसे क्या कहा जा रहा है? प्रायद्वीपीय पठार, है ना। और पूर्वी तट क्या है? पश्चिमी तट क्या है? पूर्वी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? इसके बारे में हमने समझा। तो आई होप आपको जो तट और घाट का जो डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये पूर्वी तट है, इसके बारे में। पूर्वी तट क्या है? यह तय नहीं क्या है? पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। देखिए, मैंने बताया कि जैसे इस तरीके से ये हमें दिख रहा है, तो घाट कहाँ होगा? घाट अंदर की तरफ होगा। ठीक है, जो ये पहाड़ियां हैं ये घाट है। ठीक है, तो पूर्वी घाट क्या है? ये पूर्वी घाट है। और इस साइड क्या है? इस साइड है बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जा रहा है पूर्वी तट। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पूर्वी तट जो ये अंदर की ओर पहाड़ियां हैं और बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है पूर्वी तट। अब हम आगे देखते हैं कि यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? गंगा नदी का जहां डेल्टा बन रहा है वहां से कन्याकुमारी तक विस्तृत है ये। ठीक है, इस विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं। इसमें क्या है? विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा है, जिसमें कौन कौन सी नदियां? जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना। इनके द्वारा बनाए गए मैदान भी हैं और जो नदियों के डेल्टा बनाए गए हैं वो भी है। चिल्का झील, चिल्का झील क्या कहाँ पर है? उड़ीसा में। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जैसी महत्वपूर्ण लैगून पाई जाती है। देखिए, अब हमें ये याद रखना है, इससे हमें एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील कहाँ है? तो हमें याद रखना है उड़ीसा में। पुलिकट झील कहाँ है? तो हमें याद रखना है आंध्र प्रदेश में। देखिए, जब इस तरीके से आते क्वेश्चन तो हमें ऐसा लगता है बन जाएंगे, लेकिन जब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों साथ में आएंगे ना, तो आप क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें याद रखना। और दोनों ही झील कैसी झील है? लैगून झील के उदाहरण है ये दोनों। कैसी झीलें हैं? लैगून झीलें हैं। अब लैगून क्या होता है? लैगून के बारे में हम समझते हैं कि लैगून क्या होता है। लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झील होती है। मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि एक प्राकृतिक अवरोधक होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये बड़ा जलाशय है, ठीक है, इस तरीके का एक बड़ा जलाशय। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एक कोई इस तरीके का प्राकृतिक अवरोधक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बनाई हुई चीज नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से नेचुरल बनी हुई चीज होनी चाहिए। अगर यहाँ से कोई ऐसी दीवार जैसी बनी हुई है और जलाशय का इतना भाग कट के अगर अलग हो जाता है, तो उसे क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है लैगून झील। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें क्या क्या समझा? इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्वी तट पूर्वी घाट, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट। फिर हमने ये देखा इसमें कि जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? लैगून झीलें हैं। और लैगून क्या होती है ये भी हमने समझा कि प्राकृतिक अवरोधक के द्वारा जो एक बड़े जलाशय से अलग हुई छोटी झील होती है उसे लैगून झील कहा जाता है। तो जो चिल्का और पुलिकट झील है जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, दोनों ही लैगून झील के उदाहरण हैं। अब हम पूर्वी घाट के अंतर्गत ही देख रहे हैं कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि जैसी नदियां उपजाऊ डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण करती है। कौन कौन सी नदियां? गोदावरी नदी जो है, कृष्णा नदी, कावेरी और महानदी, ये नदियां क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त बन जाती है। अब देखिए, यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है? जब हमने लैगून वर्ड नया सा पढ़ा था पीछे, तो हमने लैगून के बारे में समझ लिया कि लैगून क्या होती है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं, तब
बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती। अवसादों का मतलब क्या होता है? देखिए, अवसादों का मतलब जो भी चीजें नदियां अपने साथ बहा कर लेकर आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अवसाद कहेंगे। तो उसे क्या करें नदियां? किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर क्या करती हैं? जमा कर देती हैं। तब जो आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। कालांतर में ये अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। डेल्टा का आकार किस प्रकार का होगा? त्रिभुजाकार होगा या फिर पंख के आकार का होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने क्या देखा है? पूर्वी तट, है ना, पश्चिमी तट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं भारतीय द्वीप समूह की ओर। अब ये चैप्टर हमारा बिल्कुल एंडिंग की ओर चल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? जो हमने 5 पार्ट डिवाइड किए थे भारत को, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में डिवाइड किया था, एक बार हम फिर से देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने क्या देखा? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने हिमालय को देखा, हिमालय की 3 श्रेणियों के बारे में देखा। इसी के अंतर्गत हमने शीत मरुस्थल लद्दाख के बारे में भी देखा, ठीक है। बार बार क्या, देखिए चैप्टर बड़ा है, बार बार रिवाइज करने से क्या है, हमें भूलते नहीं है हम, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि गंगा और सिंधु नदी का जो मैदान है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, किन नदियों के द्वारा हो रहा है और ये नदियां किस किस चीजों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। फिर हमने देखा मरुस्थल, थार का मरुस्थल देखा हमने, ठीक है। एक हमने लद्दाख, यहाँ शीत मरुस्थल देखा था और यहाँ पर हमने क्या देखा? थार का मरुस्थल देखा। फिर हमने देखा क्या? दक्षिणी प्रायद्वीप के बारे में भी हमने जानकारी ली। प्रायद्वीप मतलब क्या है? जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है उसके बारे में हमने देखा। अरावली की पहाड़ियां भी देखी इस हमने मरुस्थल के अंतर्गत। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पर, 5th पॉइंट जो है द्वीप समूह, द्वीप समूह के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को हमने देखा। सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो भारत है इसको प्रायद्वीप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 3 ओर से, एक ओर से हिंद महासागर से दक्षिण में, मतलब देखिए इस तरीके का अगर जैसे भारत है तो दक्षिण में ये हिंद महासागर से, ठीक है, ये दक्षिण होगा, ठीक है। पूर्व में ये क्या, पूर्व में यहाँ पर अगर हम देखें, पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में ये यहाँ पर अरब सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इनमें इन सभी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहा जाता है, जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है। मतलब भारत को क्या है, भारत सरकार का इसके अंतर्गत क्या है, अधिकार होता है। अब हम देखते हैं कि भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह, अरब सागर में कौन सा पाया जाता है? अरब सागर में पाया जाता है कौन सा? लक्षद्वीप, है ना, द्वीप से ही समझ में आ रहा है, लक्षद्वीप समूह। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मानचित्र से अपन इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आपको भारत का ऐसा दक्षिणी देखने को मिलेगा, दक्षिणी का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें इस साइड लक्षद्वीप है पश्चिम की तरफ, है ना, और पूर्व की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्य जीव, सुंदर तट और प्रवाल भित्तियां, ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, ठीक है। कई प्राचीन जनजातियों ने हजार वर्ष पूर्व इन पर क्या किया है? अपना निवास भी किया है। अब हम देखते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का क्या है? समूह है, जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसकी लोकेशन क्या है? तो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में ये स्थित है। यह मूंगे से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह है। कितने बड़े द्वीप है यहाँ पर? यहाँ पर है 36 बड़े द्वीपों का ये क्या है? समूह है। अब आगे हम देखते हैं कि सभी द्वीपों पर क्या है? मानव का निवास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी द्वीपों पर मानव रहते हों। भारत का एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज करने और पर्यावरण संरक्षण का भी क्या मिलता है? अवसर मिलता है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा जो दूसरा द्वीप समूह है उसके बारे में हम देखेंगे। इस द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप, जिन्हें दो अलग अलग समूह में विभाजित किया गया। देखिए अंडमान और निकोबार दो अलग अलग शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये अलग अलग ही हैं, ठीक है। लगता है हमें कि एक ही है, लेकिन ये अलग अलग है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बैरन द्वीप है, ये क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर, ठीक है। बैरन यह कभी कभी सक्रिय होता है, जिससे आकाश में धुआं और लावा फैल जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बैरन है वो क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये अभी अगर शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ये इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि लक्षद्वीप में सब द्वीप समूह में क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति, ये इस तरीके से प्रवाल भित्ति दिखती है हमें। अंडमान द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति अंडमान में इस तरीके से। अंडमान द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना की तैरती हुई एक गोदी, गोदी का मतलब क्या है, एक छोटा पत्तन, जिसे एस फॉर शिप कहा जाता है ना, वो। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह है, जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। देखिए जैसे कि हमने देखा है, आपने देखा हो कि पुलिस चौकियां बनी हुई होती है। पुलिस चौकियां किस लिए होती हैं, पुलिस चौकी इसलिए होती है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई वारदात हो जाती है, कोई भी बात हो जाती है, तो लोग कहाँ जाते हैं, पुलिस चौकी में जाते हैं। और पुलिस चौकी के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन है वो क्या करते हैं, मतलब वहां की उस क्षेत्र की देखभाल भी करते हैं। तो उसी प्रकार से जो ये द्वीप समूह है ये भी क्या करते हैं, भारत की निगरानी करते हैं। ये कहाँ पर, समुद्र पर। अब समुद्र में तो हम पुलिस चौकी नहीं बना सकते, तो यहाँ पर कौन सी, ये द्वीप समूह को ही क्या बना दिया गया है, चौकियों की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ पर क्या, कठोर परिस्थितियों में सेल्युलर जेल नामक यहाँ पर क्या किया जाता था, कारावास में रखा जाता था। हमें इनके महान बलिदानों को याद करने के लिए क्या है, इन्हें आज भी संरक्षित रखा गया है, कि हम इनके बलिदानों को भूल ना जाएं और क्या करें, इनके बलिदानों को भी याद रखें। अब हम आगे देखते हैं क्या है, पश्चिम बंगाल और सुंदरवन में डेल्टा। अब ये क्या होता है, देखिए सुंदरवन में डेल्टा क्या है, मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है इसे, ठीक है। ये बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, तो इसीलिए हर टॉपिक्स को, हर पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, या उसका क्या है, ये चित्र है। अब हम देखते हैं कि ये सुंदरवन डेल्टा होता क्या है। देखिए जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते पर क्या दिखते हैं, सुंदरवन द्वीप दिखाई देते हैं। द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं, ठीक है। हिमालय से पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी की यात्रा जब हम करते हैं तब हमें सुंदरवन दिखाई देते हैं। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के डेल्टा पर स्थित है। मतलब जहां पर नदियां अपना मुहाना बना रही है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहां पर ये स्थित है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि अद्वितीय सम्मिश्रण है। इसका लगभग आधा भाग कहाँ है, भारत में आता है, और आधा भाग कहाँ जाता है, बांग्लादेश में आता है। यह भी क्या है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, एक कुंभलगढ़ का किला देखा था हमने जैसलमेर में, वो भी क्या था, यूनेस्को विश्व धरोहर में था। फिर हमने क्या देखा था, एक पश्चिमी घाट देखा था, तो पश्चिमी घाट भी क्या है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। और जो ये सुंदरवन के जो मैंग्रोव वनस्पति है, सुंदरवन का जो डेल्टा है, उसे भी क्या है, यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का क्या है, आवास भी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पर, सेवन सिस्टर्स जलप्रपात। जो ये जलप्रपात दिखा रहा है, कौन सा जलप्रपात है, पूर्व की ओर सेवन सिस्टर्स जलप्रपात है ना। फिर यहाँ पर देखिए हमें और भी दिखा रहा है यहाँ पर कि क्या है, ये लोगों के द्वारा, यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं यहाँ के द्वारा, देखिए हमें दिख रहा है, शाद सुक मिनेसिम उत्सव को खासी लोगों द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। मतलब हमें देखिए शाद शुक हमें कौन सा है, उत्सव का नाम हमें याद रखना है कि क्या उत्सव का नाम है, शाद शुक मिनेसिम
उत्सव, शाद सुख मिनेसिम उत्सव, जो किसके द्वारा मनाया जाता है? खांसी। अब खांसी क्या है? खांसी खांसने वाली वाली खांसी नहीं। खांसी क्या है? खांसी एक जनजाति है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया। ये क्या है? गारो, खासी, जयंतिया पूर्वी जो 7 सिस्टर्स है वहां पर क्या है? वहां पर ये जनजाति पाई जाती है और इन्हीं जनजातियों के नाम पर वहां की इन 3 पहाड़ियों का नाम भी गारो, खासी और जयंतिया रखा गया है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। मेघालय पठार की जो मैंने अभी बताया कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती हैं, है ना। आगे हम देखते हैं विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक क्या है? मेघालय है। मेघालय, इसमें जंगल और अद्वितीय वन्य जीवों में उपजाऊ भूमि से ये क्या है? समृद्ध बनाता है। इनको क्या करता है? समृद्ध बनाता है। अब हम आगे देखते हैं मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित माव लिन नॉन्य गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए जो ये गांव का नाम है ये क्या है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है माव लिन नोंगी, है ना। वहां की थोड़ी नाम अलग है। यह रमणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्वतीय अनुकूलन, देखिए क्या है, कोई भी क्षेत्र अगर स्वस्थ बनता है, स्वच्छ बनता है, तो उसके लिए क्या है? सरकार तो जिम्मेदार है ही, सरकार से ज्यादा जिम्मेदार वहां के लोग हैं। जब लोगों के द्वारा पहल की जाती है ना, तो क्या है, वो ज्यादा असर करती है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही ज्यादा गंदगी फैलाई जाती, सरकार तो आकर गंदगी फैलाती नहीं है। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुलों, लिविंग रूट्स पुल के लिए भी जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया है। और अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।